हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम क्या होता है। आज हम देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। जब भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बात आता है तो हम लोग को बता दिया जाता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सलरेशन का, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सलरेशन का ये तो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला होगी आपका। ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये एक्चुअल डेफिनेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको बता दिया गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सलरेशन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, कोई कांस्टेंट m को उसकी जगह में रखिए, तो F इज इक्वल टू आगे मास इनटू एक्सलरेशन। प्रोपोर्शनलिटी कहने का मतलब यदि आप फोर्स को बढ़ाइएगा तो एक्सलरेशन भी बढ़ेगा और फोर्स को घटाइएगा तो एक्सलरेशन भी घटेगा। ये हम लोग सिंपल सा बता दिया जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग आइए डेफिनेशन समझते हैं इसका। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and the change takes place in the direction of applied force। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो किसी भी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अप्लाइड फोर्स का। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कहने का क्या मतलब है? यानी कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कहने का मतलब है यानी कि पहले लीनियर मोमेंटम बॉडी का कुछ और होगा और फिर कुछ समय के बाद उसका लीनियर मोमेंटम कुछ और होगा, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अप्लाइड फोर्स का। एग्जांपल से समझिए, बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट में जब हम लोग फोर्स लगा देंगे तो भी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। हम लोग जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हम लोग यहाँ पर मोमेंटम इज इक्वल टू लिखेंगे एम यू। ये फर्स्ट केस के लिए हो गया, ठीक है। और सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे पी डेस इज इक्वल टू हो जाएगा एम भी। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज हम आपको बताए थे कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो पी डेस माइनस पी इज इक्वल तो हो गया एम भी माइनस एम यू, ठीक है। और जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज को, तो डेल्टा पी इज इक्वल तो हो गया एम भी माइनस एम यू, और यहाँ हो जाएगा एम भी माइनस यू। पी डेस माइनस पी की जगह में हम लोग डेल्टा पी लिख दिए हैं, तो क्या भी माइनस यू की जगह में हम लोग डेल्टा भी लिख सकते हैं? हाँ, हम लोग भी माइनस यू की जगह में भी डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल तो हो गया एम डेल्टा भी। यहाँ जो है डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, उसी तरह डी भी जो है रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को, ठीक है। तो हम लोग डेल्टा पी की जगह में डी पी लिख सकते हैं, तो डी पी इज इक्वल तो हो गया एम डी भी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको बताए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स का। तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया के एफ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो कॉन्स्टेंट आया के, और हम लोग के की जगह में 1 को रखेंगे, तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया फोर्स के इक्वल, वही डेफिनेशन भी बोल रहा था। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ का, तो यहाँ पर हम लोग जो पी है उसकी जगह हम लोग एम भी लिख सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे डी एम भी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। एम हो गया यहाँ पर कॉन्स्टेंट। एम कॉन्स्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि जो मास हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का, आप कहीं भी उसका मास को ऑब्जर्व कीजिए तो उसका मास जो है फिक्स रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर एम हो गया कांस्टेंट, तो एम को हम लोग कर देंगे बाहर और डी भी अपॉन डी टी कर देंगे इज इक्वल टू एफ। तो हम आपको बताए थे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो होगा एक्सलरेशन की इक्वल। एक्सलरेशन क्या है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया मास इनटू एक्सलरेशन। देखिए, ये आपका एक्चुअल हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। वहां से भी हम लोग यही फॉर्मूला लाए थे, लेकिन डेफिनेशन कुछ और कहता है, ठीक है। ये जो फिगर है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का है। देखिए, शुरू में बॉल का जो लीनियर मोमेंटम है कुछ और है, जब प्लेयर के द्वारा इसको कैच पकड़ा गया तो इसका लीनियर मोमेंटम जो है कुछ और होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम के साथ इसका बॉल का लीनियर मोमेंटम चेंज किया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अप्लाइड फोर्स का, ठीक है। तो ये जो आपका जो यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, ये आपका फिगर जो है एग्जाम्पल है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोलता है न्यूमेरिकल। ए कांस्टेंट फोर्स acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object velocity from 3 meter
per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? कह रहा है कोई 5 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करें कांस्टेंट फोर्स 2 सेकंड के लिए, तो उसका वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड में इंक्रीज कर जा रहा है। तो आपको बताना है कि आप कितना फोर्स लगाइएगा कि वो 7 मीटर पर सेकंड में इंक्रीज करेगा। फिर आपको बताना है कि 5 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ये देखिए आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स जो है आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको मास तो दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 7, इनिशियल वेलोसिटी है 3 और जो टाइम है वो है 2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 5 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे फोर्स निकल गया 10 न्यूटन। अब आपको बताना है कि 5 सेकेंड के बाद उसका ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपको निकालना फाइनल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है एस बता रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस को, यानी कि थर्ड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला में भी यानी एस दिया हुआ है यानी कि डिस्टेंस, यानी कि सेकेंड फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, तो लगेगा सेकेंड वाला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 3, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो यहाँ से आपका फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपका फाइनल वेलोसिटी निकल गया 13 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एक दो और एग्जांपल कीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बोला न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अब जितना भी एक्शन कीजिएगा उसका इक्वल और वह जो है इक्वल होगा और अपोजिट रिएक्शन होगा। जितना भी एक्शन होगा वो रिएक्शन का इक्वल होगा और उसका अपोजिट होगा। एक्शन और रिएक्शन दो रियल फोर्सेस है। इसको एग्जांपल समझिए, यदि आप सपोज कीजिए आपकी नाव में आप खड़े हैं, आप नाव से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, तो आप नाव से जब नीचे उतरे तो आप एक्शन कर रहे हैं, देखिए आपका पैर जो नाव को हल्का पीछे की तरफ ठेल देता है, तो वहाँ पर आपका रिएक्शन हो रहा है, आप एक्शन की आगे बढ़ रहे हैं, और नाव को आप पीछे धकेल दिए, वो रिएक्शन हो रहा है। जब आपकी मम्मी आपको मारती होगी गाल में तो वह एक्शन करती है और आपका गाल हल्का सा घूम जाता है, तो वहाँ रिएक्शन होता है। और देखिए न्यूटन का यहाँ पर सेकेंड पॉइंट समझते हैं, एक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट रिएक्शन। यदि एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा ही होगा। एक्शन हो रहा है रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कह रहा है एक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट रिएक्शन। फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स इन नेचर। फोर्स जो है हमेशा जोड़ा में एग्जिस्ट करेगा। देखिए एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और एम डेस मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एम मास का ऑब्जेक्ट इसको हम लोग मान